नमस्कार साथियों, व्यंग कहानियों के अपने इस चैनल पर आज आप सुनिए वर्तमान परिस्थितियों पर सटीक बैठता शरद जोशी जी का मशहूर व्यंग लिलीपुटियों के अंतिम दिन। बौनों के देश लिलीपुट से गुलिवर मार्च में लौट आया था। नवंबर की एक शाम उसी लिलीपुट देश की राजधानी में बने 10 वर्ग फुट लंबे चौड़े बाग के एक टीले पर खड़ा हो एक बौना भाषण दे रहा था। उसका कद लंबा था, यानी कोई 6.5 इंच, और वह उन सब बौनों में से अलग नजर आता था। चेहरा गंभीर, आंखें बड़ी बड़ी, और वह रुक रुक कर बोलता था। वह नेता नहीं था, वह दार्शनिक किस्म का शख्स था जो बोलने के साथ किसी गहरे विचार में खोया हुआ नजर आता था। 5-5.5 इंच ऊंचाई के कोई 30-40 बौने उसके आसपास घिरे हुए उसे सुन रहे थे। वह कह रहा था, हम बौने हैं, हम कद के छोटे हैं, हम ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि हमारा आकाश छोटा है। जिसे हम विस्तार समझ रहे हैं वह विस्तार नहीं है। हम इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम शक्तिहीन हैं, कमजोर हैं और कुछ भी कर पाने में असमर्थ। जब गुलिवर लौटेगा, और हो सकता है वह इस बार अकेला नहीं हो, उसके साथ कुछ और राक्षस आएं और उसी जैसे, तो वह हमें अपने बड़े बड़े जूतों से रौंद देगा, हमें अपना गुलाम बना लेगा। यह किसी भी क्षण हो सकता है। किसी भी क्षण इस नन्हे लिलीपुट देश के आकाश से वह पहाड़ नुमा गुलिवर आएगा और हमें तहस नहस कर देगा। भाषण देते हुए वह दार्शनिक सा व्यक्ति कुछ क्षण रुका। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ सोचने लगा। फिर उसने आंखें खोलीं और कहा, मुझे भविष्य एक सड़ा हुआ मुर्दा नजर आता है जिसकी दुर्गंध मेरे वर्तमान में व्याप्त है। हम सब अपने महान अतीत की सुगंध को फैलाकर भी उस दुर्गंध को नहीं रोक पा रहे हैं जो लिलीपुट के भविष्य से आ रही है। एक युद्ध होगा जिसमें हम सब झोंक दिए जाएंगे। यह सच है, यह यथार्थ है, यही यथार्थ है। यह सिद्ध हो चुका कि अपनी ऊंचाइयों का भ्रम पाले हुए हम सब बौने हैं, हम छोटे छोटे लोग हैं। गुलिवर नामक उस लंबे और ताकतवर व्यक्ति ने आकर यह साबित कर दिया कि हमारे अहम से बढ़कर हास्यास्पद स्थिति और कुछ नहीं। भीड़ बढ़ती जा रही थी। वह भाषण देने वाला चीख चीख कर बोल रहा था। ऐसा कुछ दिनों से हो रहा था। एक ही ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो इस तरह की बातें कहते थे। लिलीपुट देश में इस तरह की बातें पहले सुनाई नहीं देती थी। पूरी शब्दावली भिन्न थी, विचार भिन्न थे। दरअसल यह सारा सिलसिला एक चित्रकला प्रदर्शनी से आरंभ हुआ। उन चित्रों की समीक्षा को लेकर एक बात उठी थी जिसका धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में असर हुआ था। लिलीपुट की राजधानी मिलीलैंडो का सुप्रसिद्ध चित्रकार प्लूनर वर्षों से सिर्फ लैंडस्केप बनाया करता था। 12 वर्ग मील में फैले इस देश के चप्पे चप्पे वह भटका था। वे 2-3 इंच ऊंची झाड़ियां, 1.5-2 फुट के विशाल वृक्ष, 6-7 फुट ऊंचे पहाड़, 8-10 इंच गहरी नदियां जिनके चौड़े पाट 2 फुट से कम नहीं थे, उन सब पर प्लूनर ने चित्र बनाए थे जिसे लिलीपुट के रईस सम्मान से खरीदते थे। इसी के बाद लिलीपुट देश में उस विशाल 5.5 फुट ऊंचे गुलिवर का आगमन हुआ। चित्रकार प्लूनर उस घटना के समय राजधानी में ही था और उस विशाल अनुशासित भीड़ के साथ था जो साहस के साथ समुद्र तक गई थी, जिसने बेहोश पड़े गुलिवर को रस्सों से बांध लिया था और उसके होश में आते ही जिसने तीरों की बौछार कर उसे अपने कब्जे में कर लिया था। सब भयभीत थे, राजा भी भयभीत था, पर वे एक होकर हिम्मत से अपने अपने शत्रु का सामना कर रहे थे। प्लूनर इस घटना का साक्षी था। उसने भी भय अनुभव कर लिया था। एक खामोश देश का उड़ा हुआ चेहरा उसने करीब से देखा था। गुलिवर जब तक लिलीपुट में रहा, चित्रकार प्लूनर ने अपनी बौनी ऊंचाई से उसका अध्ययन किया था। धीरे धीरे पूरा परिप्रेक्ष्य बदला। उसके बनाए लैंडस्केप में अंतर नजर आने लगा। समुची दृश्याकृति में एक ऐसा विशेष आकार उभरने लगा जो विशाल था, खौफनाक था और जो सारे चित्र पर एक भयावह प्रभाव छोड़ता था। जैसे चट्टानों के मध्य एक काली भयावह चट्टान या हरी झाड़ियों के बीच किसी विशाल वृक्ष का भूरा निर्मम तना। समीक्षकों का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने कहा कि प्लूनर के चित्र एक अनजान हॉरर से ग्रस्त हैं। कल तक जो दृश्य आंखों को प्रिय लगते थे वे अब भय की सृष्टि करते हैं। ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर था, गुलिवर का भय। उसके आगमन से लिलीपुटवासियों के मन पर गहरे भय का प्रभाव, अपने छोटे होने का तीव्र एहसास,
जो उस लिलीपुटी चित्रकार की रचना का अंग बन गए थे। शुरू में बात लिलीपुट के बुद्धिवादियों तक ही सीमित थी। सामान्य जनता न इसे समझती थी और न उससे समझने की चेष्टा की थी। जल्दी ही एक नए पहलू से गुलिवर की चर्चा शुरू हुई। लिलीपुट के सबसे बड़े अर्थशास्त्री गिलेटानी कुआबाइका ने, जो उस 12 वर्ग मील देश के पूरी अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक इतिहास पर साधिकार टिप्पणी करते थे, विस्तृत अध्ययन कर बताया कि लिलीपुट का पूरा आर्थिक ढांचा गुलिवर के आगमन के बाद से चरमरा गया है और यह देश अब इस योग्य नहीं रहा कि निकट भविष्य में अपने विकास के काम में हाथ बटा सके। उसने आंकड़े रखे। गुलिवर, जिसे लिलीपुट वालों ने क्वीन बस क्लेस्ट्रीन का नाम दिया था, के साथ लिलीपुट के स्वर्गीय राजा गोलबास्तो मोमारो ने जो समझौता किया था, उसके अनुसार लिलीपुट वालों को प्रतिदिन 1728 बोनों के बराबर भोजन देना स्वीकार किया था। गुलिवर उनके देश में एक अनिमंत्रित मुसीबत बनकर 9 माह से ऊपर रहा और इस काल में पूरे देश ने अपनी कमाई और उपज का सबसे बड़ा प्रतिशत उस गुलिवर के मुंह में झोंक दिया था। गिलेटानी कुआबाइका के अनुसार यदि गुलिवर आक्रामक बना रहता और लिलीपुट के मकानों, पुलों और उद्योगों को तहस नहस करता तो पता नहीं लिलीपुट देश सदा के लिए समाप्त ही हो जाता या टूट नहीं जाता। उस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अंत में यह प्रश्न उठाया कि यदि भविष्य में गुलिवर या उसी प्रकार का कोई दूसरा व्यक्ति लिलीपुट देश पर आक्रमण करके हमारे देश का नुकसान करे तो क्या हमारा देश उसका मुकाबला करने में समर्थ है? प्रश्न लिलीपुट की जनता और शासन दोनों से किया गया था। शासन ने अपने तरीके से इस समस्या को गंभीरता से समझा और वे कदम उठा रहे थे। वे एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें अपने में बहादुर और काबिल समझा हो, उन्होंने लिलीपुट की सुरक्षा का भार सौंपा। उसने कई प्रस्ताव रखे जो मंजूर किए गए। हालांकि इस लिलीपुट की जनता पर टैक्स बढ़ रहा था, चीजें महंगी हो गई थीं, गरीबी अनुभव होने लगी थी, नए काम धंधे शुरू न होने के कारण लोग बेकार हो रहे थे, पर कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक विशाल गुलिवर के आक्रमण का भय उनसे सब करवा रहा था। उनके अस्तित्व का सवाल था। वे मजबूर थे। शासन ने जनता का हौसला बनाए रखने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए थे। जिस दिन लिलीपुट के बौनों ने विशाल गुलिवर को रस्सों से बांधा था, वह दिन एक राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया था। पहले राष्ट्रीय दिवस पर सुलानो नामक एक सिपाही को, जो अफसर के आदेश पर गुलिवर की नाक पर भाला लेकर चढ़ गया था और जिसने खुद जान जोखिम में डालकर गुलिवर को वश में करने का प्रयत्न किया था, लिलीपुट के वीर के सम्मान से अलंकृत किया गया था। उसी दिन लिलीपुट के नए राजा ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा था उस विपत्ति के बारे में जो उनके मुल्क पर आई थी और जिसका जनता ने पूरी एकता, संगठन और धैर्य से मुकाबला किया था। राजा कह रहा था कि सबको एकता और अनुशासन से रहना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसने कहा कि अगर हम एक रहे तो बड़ी से बड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका इशारा गुलिवर की तरफ था। उसने आसपास के उन मुल्कों से जहां उसी प्रकार के यानी 4 से 6 इंच के बौने बसते हैं, मैत्री का हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपस में वैमनस्य कर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें समझना चाहिए कि हमारा असली शत्रु कौन है और उससे मुकाबले के लिए हमें परस्पर दोस्ती और सहयोग करना चाहिए। ये सब ठीक चल रहा था। ऊपर से कुछ नहीं लगता था। खेती होती थी, फसल बाजार में आती थी, लोग नौकरियां करते थे, फौजें कवायद करती थीं, पर कहीं कुछ ऐसा हो जाता कि लोग किसी आशंका से कांप जाते, जैसे कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी करता कि लिलीपुटों पर भारी विपत्ति आने वाली है और सबको लगता कि शायद एक शस्त्र लेकर गुलिवर आएगा हम पर आक्रमण करने। उस आशंका का मजाक बनाया जाता, पर फिर भी एक गुत्थी बनी कहीं न कहीं मन में अटकती रहती। कुछ दिनों बाद लिलीपुट की राजधानी मिलीडेंडो की सड़कों, चौराहों, होटलों पर ऐसे घूमते युवक नजर आने लगे थे जो अपने को एक बौनी सभ्यता की उपज कहते थे, खुद को जिंदगी से उबा हुआ बताते और वर्तमान व्यवस्था से घृणा करते थे। उनकी सारी गतिविधियों को पतनोन्मुखी कहा गया। उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनका नेता फिलूदी नाम के एक सन्यासी था, जिसकी बात सुनने वाले को व्यर्थता के एहसास से भर दिया जाता था। उनके सामने कोई राह नहीं थी। उनका नेता यह बताने का दावा नहीं करता था कि वे लोग राह बताने वालों से नफरत करते थे।
उनमें कुछ कवि थे, कुछ लेखक और कुछ चित्रकार और कुछ भी नहीं। इसके फलस्वरूप युवकों का एक और समूह बना जो भविष्य और अतीत को पूरी तरह नकारते हुए वर्तमान और वर्तमान के भी चालू क्षण पर विश्वास करता था। वह परंपरागत रूप से जीवन को प्रभावित करने वाली सारी संस्थाओं को अमान्य कर बिना प्रयत्न सुख भोगने में लगा रहता था और इस तरह पूरे समाज के लिए समस्या बन गया था। उन्हीं दिनों लिलीपुटों में युवकों ने एकाएक लंबा होना सौंदर्य का मापदंड बन गया। सब लंबे लगना चाहते थे। वे 4 से 6 इंच ऊंचाई के बौने लंबे होकर गुलीवर तो नहीं हो सकते थे, पर वे लंबे होना चाहते थे। उन पुरानी पीढ़ी को लोगों से जो अपने को चतुर और अनुभवी दिखाने के लिए गर्दन दबाकर और झुकाकर बातें करते थे, वे कुछ बिल्कुल अलग थे, जो ऊंचाई बढ़ाने वाले जूते पहनते और अपने बालों को खड़ा रखते थे। पूरे लिलीपुट में कुछ ऐसी बातें हो रही थीं जो विचित्र थीं। सब जानते थे कि यह गुलीवर के वापस जाने के बाद से प्रारंभ हुआ है और गुलीवर के आगमन और रौंदे जाने की आशंका से उत्पन्न है, पर कोई इसे नहीं कहता क्योंकि किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। सब एक हीन भावना से ग्रस्त थे, पर उसे दूर करने की बात बेईमानी और थोथा आदर्श लगती थी। पार्क, चौराहे या किसी सभा में जब कोई विचित्र सा शख्स खड़ा होकर कहता, हम मृत्यु को हर पल अपने करीब महसूस करते हैं, हम किसी दुर्घटना की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सुनने वालों को जाने क्यों लगता कि यह सच है। जब कोई कहता हम बौने हैं, हम मर जाएंगे, तब कोई नहीं पूछता कि हम बौने क्यों हैं। ऐसा वर्षों से होता रहा है। हर बच्चा बड़ा होता और उसके साथ एक भय बड़ा होता कि गुलीवर या उस जैसा कोई पहाड़ सा आदमी आएगा और हमें रौंद कर रख देगा, हमें हमारी पूरी कौम को समाप्त कर देगा। जो चौंकाने वाले जुमले थे वे धीरे धीरे जीवन दर्शन बन गए थे और एक रूपहीन आकारहीन भय सारे बौनों की जिंदगी में बैठ गया था। उनकी कविताएं दहशत से भरी हुई थीं। वे भय से आक्रांत लोगों की मनोदशा के अतिरिक्त कुछ भी चित्रित कर पाने में अपने को असमर्थ पाते थे। उनकी कथाओं से सुखद अंत का वास्ता टूट गया था। उनकी कथा नायक का एक सामान्य नपुंसक शख्स था जो कुछ करने में असमर्थ था और इस व्यवस्था से परेशान था कि वह असमर्थ है। उनके संगीत में चीख प्रमुख हो गई थी। रस की जगह एक अर्थहीन बड़बड़ाहट और डरे हुए आदमी की चीख ने ले ली थी। वे ऐसे वाद्य बजाते जो भय को बढ़ाते थे। उनके चित्रों में काले और भूरे रक्तपात और दुर्घटना के रक्तिम रंग प्रमुख हो गए थे। सभी लोग धीरे धीरे अनमने और चुपचाप हो गए और शब्द उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। वे सब गुच्छा भर लोग जो लिलीपुट के 12 वर्ग मील क्षेत्र में बसे हुए थे, एक साथ रहकर भी अलग अलग कहीं खो गए थे। वे क्रोध में मुट्ठियां ताने घूमते, ये बता नहीं पाते कि वे किससे नाराज हैं। वे अजीब से लोग हो गए थे जैसे कभी नहीं देखे गए थे। बहुत वर्षों बाद जब गुलीवर दूसरी बार लिलीपुट आया, तब वह नौजवान गुलीवर नहीं रह गया था। उसके दांत नकली थे, उसकी आंखें कमजोर थीं और उसकी पीठ झुकी हुई थी। वह मृत्यु के करीब था। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और वह थोड़ा सा चलकर रुक जाता था। वह कीमती चमचमाते वस्त्र पहने हुए था क्योंकि अब वह गरीब यात्री नहीं रह गया था, अमीर व्यापारी बन गया था। उसे एक जिद सवार हो गई थी कि मरने से पहले वह एक बार लिलीपुट जाएगा और उन नन्हे दोस्तों से मिलेगा जिनके साथ वह कभी रहा। यात्रा लंबी थी और कठिन। यह निश्चित नहीं था कि वह जीवित पहुंच सकेगा या नहीं, पर वह आ गया था।